पढ़ेंगे बायोलॉजी में मेंडल्स लॉ। ठीक है, हम लोगों ने इस चैप्टर के लगभग सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये लास्ट वीडियो है इस पे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ठीक है, जेनेटिक्स के बारे में जो भी है सब हम लोग जान चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग मेंडल के लॉ को समझेंगे। ठीक है, तो जिनका भी मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस अभी क्लियर नहीं है वो पहले वीडियो को अच्छे से देख लें, पिछला जो वीडियो था। ठीक है, क्योंकि उसको अगर देख लोगे तो उससे इस नियम को समझने में बहुत आसानी होगा, बहुत इजीली तुम इस लॉ को समझ सकते हो। क्योंकि ये जो लॉ है ये उन्हीं दोनों पे बेस्ड है, उन्हीं दोनों पे आधारित है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो देखो, मेंडल ने तो 4 नियम दिए थे, ठीक है, लेकिन हमको पढ़ना है सिर्फ 2 नियम। ठीक है, विनियोजन का सिद्धांत और स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत। क्यों 2 पढ़ना है? क्योंकि 4 जो नियम दिए थे उन्होंने, उसमें से यही 2 यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है और बाकी 2 हर केस में एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, 2 ही पढ़ेंगे और यही 2 एग्जाम में आता भी है। ठीक है, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इसमें से समझ लो एक तो श्योर है बोर्ड में आने का चांसेस है। ठीक है, तो अच्छे से इसको पढ़ लो, समझ लो। ठीक है, रटना नहीं पड़े, समझना पड़े, समझ लो, इतना आसान है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले, अच्छा वो जो 2 था उसमें एक इकाई लक्षण वाले नियम था और एक प्रभाविता अप्रभाविता का नियम था। ठीक है, जो इसमें मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि वो बहुत आसान भी है और वो सिलेबस में है भी नहीं, एक तरफ से वो आएगा नहीं एग्जाम में। ठीक है, प्रभाविता अप्रभाविता के नियम में क्या था, जो प्रभावी लक्षण थे वो दबा देते थे। ठीक है, जो प्रभावी लक्षण थे वो क्या कर रहे थे, दूसरे कैरेक्टर को दबा देते थे और अप्रभावी लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहे थे। तो यही कुछ नियम है, तो उसको हम लोग नहीं देखेंगे। लेकिन ये जो 2 नियम है ये अच्छे से पढ़ना है, एकदम बढ़िया से पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब देखो पहला सिद्धांत नियम है विनियोजन का सिद्धांत। इंग्लिश के साथ साथ याद रखोगे, इंग्लिश में जो इसकी हेडलाइन है, इसको इंग्लिश में लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलते हैं। ठीक है, इसका एक और नाम है, उसका एक और नाम क्या है, युग्मकों की शुद्धता का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो विनियोजन का सिद्धांत या फिर युग्मकों के शुद्धता का नियम इस प्रथम नियम का नाम है। अब समझते हैं क्या है। देखो बोला है जब किसी संकरण में एक जोड़ा विकल्पी लक्षण भाग लेते हैं, जब किसी संकरण में एक जोड़ा विकल्पी लक्षण भाग लेते हैं तब ये विकल्पी लक्षण आपस में मिलते नहीं है, यानी मिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये दोनों अगली पीढ़ी में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ठीक है, अभी मैं रीड करके बता रहा हूं और फिर अभी समझाऊंगा अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल, अगर लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया जाए तब F1 पीढ़ी में, क्या F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं जबकि उनमें बौनापन का गुण रहता है। अब देखो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, देखो यहां पे मैंने स्टार देकर के लिखा है। ठीक है, एक और स्टार दे देता हूं कि ये जो नियम है विनियोजन का सिद्धांत, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित है। एग्जाम में ये शॉर्ट में पूछता है कि जो विनियोजन का सिद्धांत है वो किस संकरण की विधि पर आधारित है, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस पे ये जो है बेस्ड है ये नियम। ठीक है, इसी के थ्रू ये निकाला गया है। ठीक है, तो ये देखो क्या कह रहा है, पहले कह रहा है कि अगर लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया जाए, तो देखो हम लोग याद है मोनोहाइब्रिड क्रॉस में लंबा पौधा को बौने के साथ हम लोग क्या कराए थे, क्रॉस कराए थे, तो मिला क्या था, ये लंबा पौधा मिला था। ठीक है, तो वही बोल रहा है लंबे और बौने पौधे का संकरण कराया जाए तब F1 पीढ़ी में, ये F1 जनरेशन है ना, याद है, तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होते हैं। तो लंबे हुए, मैंने बोला था ना इसमें कुछ बौने का भी गुण रहता है, लेकिन ये प्रभावी लक्षण है कैपिटल T, इसलिए क्या होता है, सभी पौधे लंबा होते हैं। ठीक है, तो क्या बोला, फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर लंबे और बौने पौधे का संकरण हो, लंबे और बौने पौधे का संकरण हो तो F1 पीढ़ी में पौधे सभी लंबे होते हैं जबकि उनमें बौनापन का गुण रहता है। देखो ये बौनापन का ये गैमेट्स देखा है। ठीक है, तो ये गुण रहता है। और जब F2 पीढ़ी में ये दोनों लक्षण अलग होकर फिर प्रकट होते हैं। अब देखो क्या होता है, अलग प्रकट होने का मतलब क्या है, इसमें हम लोग फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं, कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t। तो जब इसका क्रॉस कराते हैं तो याद है क्या बनता था, कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t। अब देखो यही तो बता रहा है कि
F2 पीढ़ी में ये दोनों लक्षण अलग होकर फिर प्रकट होते हैं। अब देखो यहां पर तो बौनापन छुप गया था, F1 पीढ़ी में सभी तो लंबे हो गए थे, जो बौनापन था वो छुप गया था। लेकिन देखो F2 पीढ़ी में जैसे हम F2 जनरेशन में फिर से क्रॉस करवाए हैं तो देखो लंबा भी मिला, फिर संकर लंबा भी मिला और पूरा एकदम शुद्ध बौना भी मिला। यानी सभी लक्षण अलग हो गए, सेग्रीगेट हो गए। समझ में आ रहा है ना? तो फिर एक बार, अगर लंबे और बौने पौधे का संकरण करा जाए तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे होंगे लेकिन बौनेपन का जीन रहता है, और F2 पीढ़ी में पौधे कुछ लंबे भी होते हैं, बौने भी होते हैं, ठीक है, और कुछ संकर लंबे भी होते हैं। यानी सभी गुण अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाता है, मिक्सअप नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए इस नियम का नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेट, विनियोजन का सिद्धांत, ठीक है। तो फिर एक बार हम लोग नियम को समझ लेते हैं। तो क्या कह रहा है, जब किसी संकरण में एक जोड़ा विकल्पी लक्षण भाग लेता है, एक जोड़ा विकल्पी लक्षण भाग लेता है, तब ये विकल्पी लक्षण आपस में मिक्स नहीं हुआ, देखो यहीं पे नहीं रह गया, F2 पीढ़ी में फिर अलग अलग भी हो गया। तो ये कर रहा है, बल्कि दोनों अगली पीढ़ी में यानी F2 पीढ़ी में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो पहला नियम समझ में आया कि जब एक विरोधी लक्षण वाले का क्रॉस कराते हैं तो वो उनके लक्षण जो होते हैं मिक्स नहीं होते हैं। F1 पीढ़ी में लंबा तो होता है लेकिन F2 पीढ़ी में वो सभी अलग अलग हो जाते हैं, यानी शुद्ध लंबा, शुद्ध बौना और संकर लंबा, ठीक है, यानी अलग अलग हो जाते हैं। अब देखो, तो ये याद रखना मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित था। अब हम लोग समझेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, ठीक है। क्या समझेंगे? स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, इंग्लिश में इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, ठीक है। अब देखो, सबसे पहली बात, वो जो हम लोग पढ़े विनियोजन का सिद्धांत जिसको युग्मकों के शुद्धता का नियम भी कह रहे थे, वो था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर आधारित, ठीक है, समझ में आया। और अब हम जो ये पढ़ने वाले हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, ये आधारित है डाई हाइब्रिड क्रॉस पे, ठीक है। इसीलिए मैं बोला मोनोहाइब्रिड और डाइब्रिड क्रॉस अच्छे से जानकारी जरूरत है, तभी समझ में आएगा, नहीं तो रट्टा मारोगे और फिर भूल जाओगे, ठीक है। तो अब आते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत पे। इसमें क्या कहता है, ये नियम बस इतना ही है, ठीक है। इस नियम के अनुसार विरोधी लक्षणों के जीन युग्मक निर्माण में परस्पर स्वतंत्र होते हैं एवं अन्य जीनों से संयोग कर सकते हैं। यानी ये नियम कह रहा है, ये सिद्ध कर रहा है कि ये जो विरोधी लक्षण वाले जीन हैं युग्मक का निर्माण करते हैं ना, तो ये किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, विरोधी लक्षणों के जीन युग्मक निर्माण में परस्पर स्वतंत्र होते हैं, यानी ये किसी पे डिपेंड नहीं होते, ये पूरा स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। अन्य जीनों से संयोग कर सकते हैं, यानी इनमें कोई बाधा नहीं होती कि नहीं ये जो जीन है इसी के लिए इसी के साथ संयोग जो है मिक्सअप करेगा, या ये जीन उसके साथ ही मिक्सअप करेगा, झुर्रीदार के साथ या गोल के साथ, इसमें कोई बाधा नहीं होता है। वो जिससे चाहे उससे संयोग कर सकता है, यानी स्वतंत्र है वो, ठीक है। तो सिंपल लॉ क्या कहता है, इस नियम के अनुसार विरोधी लक्षणों के जीन युग्मक निर्माण में परस्पर स्वतंत्र होते हैं और वो जीनों से संयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो एग्जांपल में, फॉर एग्जांपल द्विसंकर संकरण में यानी डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम लोग क्या लिए थे, याद है? हम लोग लिए थे गोल, पीले पीले, झुर्रीदार और हरे हरे, दो दो विरोधी लक्षण था ना हमारे पास, ठीक है। तो द्विसंकरण में पीले रंग का जीन केवल गोल बीज के साथ ही संयोग नहीं करता बल्कि झुर्रीदार बीजों के जीन के साथ भी संयोग करता है। यानी देखो पीला रंग का जो जीन है, ये पीला रंग का जीन केवल गोल के साथ नहीं कर रहा है, ये झुर्रीदार के साथ भी करता है, ठीक है, झुर्रीदार के साथ भी ये करता है, यानी स्वतंत्र है। तो द्विसंकरण संकर में पीले रंग का जीन केवल गोल बीज के साथ संयोग नहीं करता बल्कि झुर्रीदार बीजों के जीन के साथ भी करता है। उसी प्रकार हरे रंग का यानी स्मॉल वाई जिसको हम हरा रंग बोले थे, मतलब मेंडल जी ने बोला था, ठीक है, हम समझाए थे। तो हरे रंग का बीज केवल झुर्रीदार बीज के जीन के साथ नहीं रहता, यानी हरा रंग सिर्फ इस आर स्मॉल आर के साथ नहीं था, वो कैपिटल आर के भी साथ था। तो झुर्रीदार बीज के जीन से संयोग नहीं करता बल्कि गोल जीन के साथ भी संयोग करता है। तो इससे सिद्ध हो रहा है कि जब भी दो विरोधी लक्षण वालों को क्रॉस कराते हैं तो उनके जो गैमिट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं, ठीक है, वो किसी के साथ भी संयोग कर सकते हैं। तो यही था विनियोजन का सिद्धांत।
जो डाई हाइब्रिड क्रॉस पे आधारित था। ठीक है, तो स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, विनियोजन तो पहला था, तो यही था स्वतंत्र अपव्यूहन का सिद्धांत, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, जिसमें हर युग्मक क्या बता रहा है कि युग्मक जो है परस्पर स्वतंत्र होते हैं कि किसके साथ संयोग करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो इसको बढ़िया से जो है, अभी तो शायद साफ नहीं दिख रहा हो, लेकिन फर्स्ट में मैंने जब कुछ नहीं यहाँ पे लाइन वगैरह मैंने टाना था तो साफ दिख रहा था, तो तब फर्स्ट में जाके क्या करोगे, रोक करके इसको अच्छे से उतार लोगे। ठीक है, और जिसके पास निर्मल प्रकाशन का बुक है उसमें मिल भी जाएगा। ठीक है, मैंने बुक्स का ही शब्द का ज़्यादा प्रयोग किया है। ठीक है, तो ये अच्छे से याद कर लेना, एग्जाम में श्योर है एक आएगा। ठीक है, तो अब देखो इस चैप्टर में क्या क्या है सारा हम लोग जो पढ़े हैं वो याद कर लेना। मेंडल में शुरू वाले वीडियो में मैंने बता दिया था कि मेंडल का सफलता का कारण और मटर के ही पौधे का चुनाव क्यों किया, ये थोड़ा पढ़ लेना और ये कर लेना। ये सब कर लेने के बाद ये चैप्टर खत्म। इस चैप्टर में कुछ टॉपिक क्या है, जेनेटिकल बीमारी के विषय में है। ठीक है, जेनेटिकल बीमारी के विषय में है, जैसे डायबिटीज है, थैलेसीमिया है। ठीक है, और भी बहुत सारे कुछ 2-4 बीमारियां हैं जिसके विषय में जो है पढ़ लेना तुम लोग, क्योंकि उसमें समझाने की आवश्यकता नहीं है, वो आसानी से समझ जाओगे तुम लोग। ठीक है, उसमें कोई ऐसा लैंग्वेज नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, वो सिंपल जीके टाइप का नॉलेज है। ठीक है, तो उसको अच्छे से पढ़ लेना। और इसमें जो है कभी कभी बोल देता है मानव लिंग निर्धारण। ठीक है, तो उसमें हम लोग डीप में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा समझा देते हैं। तुम लोग गुणसूत्र वाला चैप्टर अगर किए हो, गुणसूत्र वाला अगर चैप्टर किए हो तो तुम लोग देखे होगे जो मैन का जो गुणसूत्र होता है उसको x और जो है y से डिनोट करते हैं। ठीक है, x और y से, और वोमेन का जो होता है गुणसूत्र को x और x से डिनोट करते हैं। समझ में आया? मैन का XY होता है, वोमेन का XX होता है। ये क्योंकि देखो इसमें भी गैमेट्स क्या है, जोड़े में रहेंगे, क्योंकि क्या है क्रोमोसोम भी जोड़े में रहता है। तो XX और XY ये मैन के लिए, वोमेन के लिए। तो क्रॉस करवाएंगे तो यहाँ क्या मिलना चाहिए? ठीक है, या तो XY मिलेगा या तो XX मिलेगा। और कुछ मिल सकता है क्या? मिल सकता है? नहीं मिल सकता। या तो XY मिलेगा या तो XX मिलेगा। ठीक है, तो XY मिला मतलब लड़का और XX मिला यानी लड़की, फीमेल। ठीक है, समझ में आया? तो ये जो है मनुष्य का लिंग निर्धारण है। ठीक है, लिंग का निर्धारण ऐसे करते हैं। ठीक है, बायोलॉजिकल मेथड से। अब इसमें देखो कुछ और एक चीज बता दें, तुम लोग देखे होगे समाज में ऐसा चीजें होती हैं, कई लोग को नॉलेज नहीं रहता है इस विषय में, इसलिए उठपटांग बहुत सारी बातें अंट संट करते हैं। ठीक है, समाज में कुछ बेतुके लोग भी होते हैं। कैसे बेतुके लोग? मतलब जैसे देखोगे किसी के घर में अगर बेबी जो होती है, एक बच्ची होती है यानी फीमेल होता है, ठीक है, लड़की अगर होती है, तो बहुत सारे अभी भी कुछ घरों में, कुछ समाज में ऐसी धारणाएं हैं जिससे लोग हेट करते हैं। ठीक है, उसकी माँ से हेट करते हैं कि इसने जो है लड़की को जन्म दिया है। ठीक है, लड़के को क्यों नहीं जन्म दिया? ठीक है, कई लोग सुने होगे तुम लोग या देखे होगे, और ऐसी होती हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखो ऐसे लोगों, ऐसे बेवकूफ़ों को बताने की जरूरत है। क्यों बताने की जरूरत है? कि देखो इसमें लड़की का कोई फॉल्ट ही नहीं होता है। ठीक है, लड़का हो रहा है कि लड़की हो रहा है, इसमें किसी भी लड़की का फॉल्ट नहीं होता है, किसी भी औरत का फॉल्ट नहीं होता है। ठीक है, फॉल्ट अगर होता है तो मेन का होता है, लेकिन फॉल्ट असल में किसी का नहीं होता है, ये तो भगवान का दिया हुआ है ना। लेकिन अगर फॉल्ट होता है तो मेन का होता है। ठीक है, लेकिन फॉल्ट किसी का होता ही नहीं। अभी देखो क्या है, कैसे मेन के पास XY है, वोमेन के पास XX है, तो इस मेन से दो चीजें आ सकती हैं, X आ सकती है, Y आ सकती है, लेकिन यहां से तो सिर्फ X आ सकता है ना, है ना। तो ये तो भगवान ने इसको XX ही दे रखा है। ठीक है, ये तो बदल नहीं सकती, है ना। तो इसमें से आएगा तो जब भी आएगा X ही आएगा। यानी यहां पर देखो लड़का होगा कि लड़की होगा, डिपेंड कर रहा है कि यहां से क्या आएगा। अगर यहां से X आता है तो यहां से तो X आएगा ही, यानी लड़की, और अगर यहां से Y आता है तो यहां से X यानी लड़का। यानी डिपेंड करता है कि यहां से क्या आता है, यहां से जो आएगा उसी पे डिपेंड करता है कि लड़का होगा या लड़की होगा। ठीक है, अगर ये X आता है तो लड़की, अगर ये Y आता है तो लड़का, लेकिन यहां तो हमेशा X ही आएगा। इसलिए जो है ये सब बेवकूफ़ों जैसी मतलब समाज में धारणाएं हैं, ये सब बेकार है। पहली बात, ना मेन और ना वोमेन, ये सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें जो है कुछ चीज़ें गॉड पे छोड़ देनी चाहिए। ठीक है, तो ये समझ लोगे, ये थोड़ा सा जस्ट बता दिए हैं, इतना ही काफ़ी था जानने के लिए इस टॉपिक पे, तो इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है।